हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज़ ए मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंटीबॉडीज, ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इट मीन्स एक ही तरह की एंटीबॉडीज़ बनाने की ये एक टेक्नोलॉजी है जिनको अपन कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो सबसे पहले अपने को देखना है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं। एन एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स। सपोज ए टाइप की कोई सेल्स हैं और ये सब मिलके एंटीबॉडी बना रहे हैं। तो एक सिंगल क्लोन ऑफ सेल्स मतलब सारी जो भी सेल्स हैं वो सारी सेम होनी चाहिए, और वो जो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं वो कहलाएंगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। और वी कैन से ए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज़ देयर फॉर ए सिंगल प्योर टाइप ऑफ एंटीबॉडीज। जो भी एंटीबॉडीज़ यहाँ बन रही हैं वो सारी सेम होंगी, चाहे हम उनके स्ट्रक्चर की बात करें या फिर उनके फंक्शन की। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी मेड इन लार्ज क्वान्टिटी इन द लेबोरेटरी एंड आर ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में स्पेशली एक मील का पत्थर साबित हुआ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर इंक्रीजिंगली कमिंग इनटू यूज एज थेरापेटिक एजेंट्स। इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके अपन बाद में बात करेंगे लास्ट में। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, अपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जो डेफिनेशन के बारे में बात करी है, थोड़ा सा उसको यहाँ पे थोड़ा और एक्सप्लेन मैं करना चाहूँगी। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक ये एंटीजन दिख रहा है। इस एंटीजन के 4 एपिटोप्स हैं। एपिटोप्स किसी भी एंटीजन का वो पार्ट है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करता है और स्पेसिफिसिटी शो करता है। तो यहाँ पे इस एंटीजन के 4 एपिटोप हैं जिनको आप 1 2 3 4 करके 4 अलग कलर में देख पा रहे हैं। जब इस एंटीजन को अपन किसी माउस में या माइस में इंजेक्ट कराते हैं तो 2 वे हो सकते हैं एंटीबॉडी मिलने के अपने को। सबसे पहले अपन इस वे की बात करते हैं। सपोज जैसे अपन ये एंटीजन इस माइस में इंजेक्ट करते हैं और फिर उसकी सीरम को अगर आइसोलेट करते हैं तो अपन देखेंगे अपने को 4 तरह की एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, या फिर जो भी अपने को रिजल्ट मिलेगा वो पॉलीक्लोनल होगा। मतलब उसमें बहुत तरह की एंटीबॉडीज़ होंगी, क्योंकि अपने पास 4 एपिटोप यहाँ पे हैं। तो चारों तरह की एंटीबॉडीज़ इस एक ही वाइल में मिलेंगी अपने को। अपन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एक टाइप की है 2 टाइप की, क्योंकि अपने पास चारों तरह की एंटीबॉडीज़ अपने को इस वाइल में मिलेंगी। दूसरा वे ये हो सकता है कि जैसे अपन इस एंटीजन को इस माइस में इंजेक्ट कराते हैं, इसकी स्प्लीन सेल्स को अपन निकालते हैं। स्प्लीन सेल्स के साथ अपन माइलोमा सेल्स को हाइब्रिड कराएंगे। माइलोमा सेल्स मतलब कैंसर सेल्स को। जब इन दोनों को हाइब्रिडाइज कराते हैं, फिर इनमें से अपन सेलेक्ट करेंगे, तो अपन देखेंगे कि जो 4 एपिटोप हैं उनके अलग अलग स्क्रीनिंग करके अपन चारों को अलग अलग ले सकते हैं। इस वाइल में एंटीबॉडी 1 टाइप मिलेंगी, इसमें 2nd, इसमें 3rd और इसमें 4th। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 का मतलब है जो यहाँ पे एपिटोप्स शो किए गए हैं। तो यहाँ पे अपन चारों जो वाइल्स देख रहे हैं उनमें चारों में जो हर वाइल में एक अलग तरह की एंटीबॉडी है। यहाँ सिर्फ 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3rd टाइप की, और यहाँ पे सिर्फ 4 टाइप की। जबकि यहाँ पे एक ही वाइल में चारों तरह की एंटीबॉडीज। तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 4। एंड यहाँ पे अपन देखेंगे चारों में हर एक वाइल में एक सिर्फ सिंगल टाइप की एंटीबॉडी है। तो यहाँ पे सिंगल टाइप की एंटीबॉडी है, इसीलिए हम इनको कहेंगे मोनोक्लोनल। जबकि इसमें चारों तरह की एंटीबॉडीज़ हैं, इसलिए इसको कहेंगे पॉलीक्लोनल। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें अपन, क्योंकि हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज वर इन्वेंटेड बाय सीजर माइलस्टोन एंड जॉर्ज J.F. कॉलर इन 1975। ये आप याद कर सकते हैं। एंड दे शेयर्ड द नोबेल प्राइज ऑफ 1984
for medicine and physiology with Niels Kazern, who made other contribution to immunology. इन तीनों को मिलाकर मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी का जो 1984 का नोबेल प्राइज था वो मिला था इनको. एंड द टर्म हाइब्रिडोमा वाज कॉइन्ड बाय लियोनार्ड हर्जनबर्ग ड्यूरिंग हिज सबएटिकल in Caesar Milestein's laboratory in 1976 to 1977. ये 2-3 फैक्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इजीली. अब थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे, फिर इसके प्रोसीजर की अपन डिटेल में बात करेंगे. तो जनरली अपन क्या करते हैं, मैं आपको सिर्फ डायग्राम से समझाना चाहूँगी कि थ्योरी आप पढ़ लेंगे साइड में, और थ्योरी और डायग्राम सेम ही है, इसलिए थोड़ा डायग्राम में समझना ईजी है. यहाँ पे सबसे पहले अपन ने जिस भी एंटीजन के अगेंस्ट में अपने को एंटीबॉडी बनानी है वो माइस में इंजेक्ट कराते हैं माइस की. फिर अपन स्प्लीन सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं, क्योंकि अपन सब जानते हैं कि जो भी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो मोस्ट एक्टिव रहती है स्प्लीन के अंदर, और स्प्लीन के अंदर ही उनका एंटीजन से इंटरेक्शन होता है. तो स्प्लीन सेल्स को अपन ने एक्सट्रैक्ट आउट किया. देन स्प्लीन सेल्स को और माइलोमा सेल्स को इधर अपन देखते हैं. ये अपन ने माइलोमा सेल्स मतलब जिनको अपन कैंसर सेल्स कह रहे हैं, माइलोमा सेल्स और स्प्लीन सेल्स को यहाँ पे हाइब्रिडाइज कराया है. यहाँ पे एक केमिकल यूज करते हैं जिसको जनरली कहते हैं अपन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, तो थोड़ा सा इन पे ज़रूर ध्यान दें आप. तो इनको फ्यूज कराने के लिए अपन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज करते हैं. इसके अलावा अपन एक मेथड और भी जनरली यूज करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन जिसको कहते हैं. जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कराया जाता है सेल्स को, ताकि सेल की जो परमिएबिलिटी है किसी भी चीज़ को इंटैक्ट करने की, चाहे वो कोई केमिकल हो सकता है या फिर कोई ड्रग हो सकता है या फिर इवन पार्ट ऑफ डीएनए सेगमेंट भी हो सकता है. तो यहाँ पे अपन पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल का यूज कर रहे हैं. फिर उनको हाइब्रिडाइज किया जाता है. फिर जो भी हाइब्रिड सेल्स हैं उनको अपन सेलेक्ट आउट कर लेते हैं. सेलेक्ट करने के बाद दो तरीके से अपन एंटीबॉडीज़ जनरेट कर सकते हैं. या तो उन सेल्स को माइस में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दें, या फिर उन सेल्स को अपन इन विट्रो भी कल्चर करवा के एंटीबॉडीज़ तैयार कर सकते हैं. तो ये एक जनरल इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. अब अपन बात करेंगे इसके प्रोसीजर की डिटेल में. थ्योरी पे मैं फिर नहीं जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट आपके पास आ रही हूँ इस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है सबके पास थ्योरी पोर्शन के लिए खूब मैटर होगा. बस मैं थोड़ा सा इसलिए एक्चुअली इसको बताना चाह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती है वो थोड़ा सा इसके मीडियम को या सिलेक्शन को लेके आती है. तो मैं फिर से यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ. अपने जैसा इंट्रोडक्शन में देखा था कि अपन क्या करें, सबसे पहले एंटीजन ले रहे हैं, एंटीजन को माइस में इंजेक्ट करा रहे हैं, माइस की स्प्लीन सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट कर रहे हैं, और इधर अपन माइलोमा सेल्स ले रहे हैं और इन दोनों को फ्यूजन या हाइब्रिडाइज करा रहे हैं. अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखने की ये है कि जो भी अपन माइलोमा सेल्स ले रहे हैं वो HGPRT नेगेटिव होनी चाहिए. अब मैं बताऊंगी आपको ये क्या है. और IG नेगेटिव है और इमोर्टल, ये जो माइलोमा सेल्स हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं. HGPRT जो है वो इससे पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है कि अपन सब जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के दो पाथवे हैं. एक पाथवे है डिनोवो पाथवे एंड सेकंड इज साल्वेज पाथवे. दोनों पाथवे का मैं ना बेस बहुत ही सिंपल उसमें बताऊंगी वे में, कि ऐसे समझ सकते हैं आप कि जैसे डिनोवो पाथवे को अगर आप समझना चाहें तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि सपोज आप कोई मकान बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल जीरो से शुरू करें, नींव खोदें, फिर उसकी नींव भरें, फिर उस पर मकान खड़ा करें. ये आपका डिनोवो पाथवे कह सकते हो आप उसको. जबकि साल्वेज पाथवे है कि आपके पास घर था पहले से, लेकिन वो कहीं से टूट फूट हो गया, उसकी मरम्मत की ज़रूरत पड़ रही है. ऐसे में आप क्या करोगे,
थोड़ा बहुत सामान लगा के आप उसकी मरम्मत करके घर को वापस रिपेयर कर सकते हो। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। तो जो डिनोवो पाथवे इसमें न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की प्रोसेस है वो बिल्कुल जीरो से शुरू होती है। बहुत तरह के रॉ मटेरियल को यूज करके न्यूक्लियोटाइड को बनाया जाता है, जबकि साल्वेज पाथवे में जो भी अपने डीएनए आरएनए डिग्रेड होता है उसी के जो बेसेस हैं या फिर न्यूक्लियोसाइड्स हैं उनको ही वापस यूज करके न्यूक्लियोटाइड बनाया जाता है। तो जो HGPRT जो है वो एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करता है इन द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड थ्रू द साल्वेज पाथवे। ये आपको याद रखने की ज़रूरत है यहाँ पे कि HGPRT है वो साल्वेज पाथवे के द्वारा न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और साल्वेज पाथवे जैसा कि अब मैंने बताया यहाँ पे कि ऑलरेडी जो बेसेस और न्यूक्लियोसाइड्स हैं उन्हीं की हेल्प लेके न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे जो माइलोमा सेल्स हैं वो HGPRT नेगेटिव हैं, मतलब HGPRT का फुल फॉर्म आप इस थ्योरी में जो पोर्शन है उसमें आप देख सकते हैं। जो भी जीन्स इस एंजाइम को बनाती हैं वो जीन्स नहीं होंगी माइलोमा सेल्स के अंदर, ना ही ये माइलोमा सेल्स कोई भी किसी भी तरह की एंटीबॉडीज़ बनाने में सक्षम होंगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इमॉर्टल होती हैं, कैंसर सेल्स बहुत जल्दी ग्रो करती हैं, उनकी लाइफ लंबी होती है, मरती नहीं है जल्दी से। दूसरी तरफ अपन देखेंगे जो स्प्लीन सेल्स हैं ये HGPRT पॉजिटिव हैं, IG पॉजिटिव हैं और मॉर्टल हैं। ये माइलोमा सेल्स की तरह इमॉर्टल नहीं है। इनका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये सेल डेड हो जाती हैं। ये थोड़ी सी अपने को यहाँ पे टेक्निकल बात ध्यान रखनी है कि जो माइलोमा सेल्स हैं वो HGPRT हैं, HGPRT नेगेटिव हैं, सो दे कांट परफॉर्म साल्वेज पाथवे। अब उनके पास सिर्फ एक ही तरीका रह जाता है कि वो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस के लिए सिर्फ डिनोवो पाथवे को यूज करें, साल्वेज पाथवे वो यूज नहीं कर पाएंगे। फिर इनको यहाँ पे हाइब्रिडाइज कराया अपन ने। हाइब्रिडाइज करने के बाद में अपने को 3 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अपने पास स्प्लीन सेल्स हैं, अपने पास माइलोमा सेल्स हैं, और जो तीसरी टाइप की सेल्स मिलेगी वो हाइब्रिडाइज हो सकता है। कुछ सेल्स स्प्लीन सेल्स और माइलोमा सेल्स फ्यूज ही नहीं हुई, तो ऐसी कंडीशन में 3 तरह की सेल्स मिल देंगे अपने को, प्योर स्प्लीन सेल्स, प्योर माइलोमा सेल्स और थर्ड वन हाइब्रिडाइज सेल्स जो स्प्लीन सेल्स और माइलोमा सेल्स का फ्यूजन होंगी। अब अपने को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट आउट करना है सिर्फ जो हाइब्रिडाइज सेल्स हैं उन्हीं को, क्योंकि अपने सिर्फ वही काम किए हैं, उन्हीं से अपने को एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो उनको अपन कैसे सेलेक्ट आउट करें, कैसे उनको बाकी 2 टाइप की सेल्स हैं उनसे अलग कैसे करें, इसके लिए अपन यहाँ पे उनको कल्चर कराएंगे हेट मीडियम में। यहाँ पे भी ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हाइब्रिडाइज जो सेल हुई हैं उनको अपन कौन से कल्चर में ग्रो कराते हैं, तो उनको कराएंगे अपन हेट मीडियम में। हेट का फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थायमिडिन मीडियम। यहाँ पे दूसरी टेक्निकल चीज़ है जो अपने को ध्यान रखना है इसका, कि हेट मीडियम की यूज करते हैं। हेट मीडियम जो है इसमें अपने फुल फॉर्म पर अगर जाते हैं अपन तो इसका फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन अमीनोप्टेरिन थायमिडिन मीडियम। यहाँ पे जो अमीनोप्टेरिन है या अमीनोटेरिन जो है यहाँ पे वो डिनोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। ध्यान रखें यहाँ पे ऊपर जो अपने HGPRT की बात करी थी वो साल्वेज पाथवे के लिए हेल्प करता है, और जबकि यहाँ पे जो HAT में अमीनोटेरिन है ये डिनोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे अमीनोटेरिन है, ये आपका डिनोवो पाथवे है, और ये यहाँ पे अमीनोटेरिन है, ये इसको ब्लॉक करता है, मतलब डिनोवो सिंथेसिस नहीं होने देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका हेट मीडियम में जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसके लिए अपन ये मीडियम ले रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये मीडियम अपने को जो हाइब्रिडाइज सेल है उनको अलग करने में हेल्प करता है। तो जैसे ही ये जो सेल्स हैं इनको अपन ने इस कल्चर मीडियम में डाला तो क्या करेगा कि जो अपनी मायोलिमा सेल्स थी जिनमें HG
पीआरटी नेगेटिव थी ऑलरेडी, मतलब वो साल्वेज पाथवे नहीं कर पाएंगी, ऑलरेडी इनके पास ये ड्रॉबैक है। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका था न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस करने का, वो था डिनोवो पाथवे। लेकिन यहाँ पे कौन है, हेट में अमीनोटायरिन है। ये यहाँ इन जो माइलोमा सेल्स हैं उनको डिनोवो सिंथेसिस भी नहीं करने देगा। आया समझ में? साल्वेज पाथवे यहाँ पे HGPRT जीन नहीं होने के कारण नहीं कर पाएगा, जबकि अमीनोटायरिन यहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस नहीं करने देगा। तो माइलोमा सेल्स के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है कि वो जिंदा रहें, ऐसे में वो मर जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो अपने स्प्लीन सेल्स ली थी उनके पास तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर उनको ऐसा कोई चेक पॉइंट नहीं है जो उनको रोक सके। लेकिन अपन ने यहाँ कहा था कि वो मॉर्टल है, उनका एक फिक्स लाइफ स्पान है, वो ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं जी पाएंगी, इसलिए थोड़े दिनों बाद वो ऑटोमेटिक मर जाएंगी। स्प्लीन सेल्स जो फ्यूज़ नहीं हुई तो उनके बारे में बात करें, वो मॉर्टल होने के कारण डेड हो जाएंगी। माइलोमा सेल्स उनके पास HGPRT नहीं था, यहाँ पे हेट में जो अमीनोटायरिन है उसने उसको डिनोवो सिंथेसिस नहीं करने दिया, वो वैसे मर जाएंगी। तो अपने पास जो अब सेल्स बचेंगी वो कौन सी बचेंगी, फ्यूज्ड या फिर हाइब्रिडाइज जो सेल हुई हैं सिर्फ वो ही बचेंगे अपने पास। उनको अपन यहाँ पे अलग कर सकते हैं और फिर उनको दो तरीके से प्रोपोगेट करा सकते हैं, इन विवो एंड इन विट्रो। या तो उन डायरेक्ट सेल्स को अपन माइस में इंजेक्ट करा दें, या फिर उनको अपन अलग से इन विट्रो कंडीशंस में भी ग्रो करा सकते हैं। तो ये बेसिक था। मैं इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही थोड़ा सा क्लमजी होने वाला है आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा ढंग से समझेंगे तो आ जाएगा समझ में। सबसे पहले अपन ने क्या किया, अपन ने जो भी एंटीजन जिसके अगेंस्ट में अपने को एंटीबॉडी बनानी है वो लिया है, माइस में इंजेक्ट कराया, माइस की स्प्लीन सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट किया। लेकिन स्प्लीन जो सेल्स हैं स्प्लीन सेल्स वो HGPRT पॉजिटिव हैं, IG पॉजिटिव है, मतलब एंटीबॉडी बना सकती हैं और मॉर्टल हैं, उनकी लाइफ स्पान ज़्यादा नहीं है। जबकि यहाँ पे जो माइलोमा कैंसर सेल्स हैं वो HGPRT नेगेटिव हैं, मतलब वो साल्वेज पाथवे नहीं कर पाएंगी, क्योंकि HGPRT है वो साल्वेज पाथवे में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। IG नेगेटिव एंटीबॉडी बनाने में भी सक्षम नहीं है और इमोर्टल है, मतलब वो लंबे टाइम तक जी पाने की क्षमता रखती हैं। इनको फ्यूज कराया है यहाँ पे। फ्यूज कराने के बाद अपन उनको कैसे अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जितनी भी सेल्स अपने स्प्लिन सेल्स और माइलोमा सेल्स को यहाँ पे हाइब्रिडाइज कराया, तो ज़रूरी नहीं कि 100% सारी सेल्स फ्यूज हों। कुछ स्प्लिन सेल्स होंगी और कुछ माइलोमा सेल्स होंगी और कुछ सेल्स ऐसी होंगी जो फ्यूज्ड कंडीशन में होंगी। लेकिन अपना यहाँ पे इंटरेस्ट है सिर्फ अपने को फ्यूज्ड सेल्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस मिक्सचर को अपन हेट मीडियम में कल्चर कराते हैं। हेट मीडियम का HAT का फुल फॉर्म है हाइपोजेंथिन अमीनोटायरिन थाइमिडिन मीडियम। इस मीडियम में ग्रो कराने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अमीनोटायरिन है ये डिनोवो पाथवे को ब्लॉक करता है, मतलब डिनोवो सिंथेसिस नहीं करने देगा। किसको? क्योंकि स्प्लीन सेल्स तो इनके पास तो ऑप्शन है, वो तो HGPRT है इनके पास, तो अगर डिनोवो से नहीं करने देगा तो ये तो साल्वेज पाथवे फॉलो करके अपना न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस कर सकती हैं। लेकिन माइलोमा सेल्स के पास HGPRT तो यहाँ पर ने कैंसिल कर दिया है, मतलब ये HGPRT नेगेटिव कर दिया, तो साल्वेज पाथवे को तो यहीं ब्लॉक कर दिया अपने। इनके पास एक ऑल्टरनेट मेथड ऑप्शन था कि ये डिनोवो सिंथेसिस करके अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकती थी, लेकिन यहाँ पे जो अमीनोटायरिन है उसने भी इनके डिनोवो सिंथेसिस को ब्लॉक कर दिया। ऐसे में माइलोमा सेल्स जो फ्यूज़ नहीं हुई हैं उनके पास दोनों ही जो पाथवे थे वो ब्लॉक हो गए, तो वो ऑटोमेटिक मर जाएंगी। जबकि जो स्प्लीन सेल्स हैं उनकी एक फिक्स लाइफ स्पान है, थोड़े दिनों बाद वो ऑटोमेटिक वैसे मर जाएंगी। लेकिन जो फ्यूज्ड सेल है उनके पास जो वो है वो बेटर कंडीशन में है। क्यों? क्योंकि IG मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उनके अंदर वो यहाँ पे स्प्लीन सेल से आई है, और
इमोर्टल मतलब लॉन्ग लाइफ जीने की जो क्षमता है वो यहाँ से माइलिमा सेल्स के यहाँ से आई, और वो कंटिन्यू बहुत जल्दी फास्ट मल्टीप्लाई कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगी। सो जैसे ही अपने को ये फ्यूज्ड सेल एक्सट्रैक्ट हो गई, इनको फिर दो तरीके जनरली यूज करते हैं इनकी स्क्रीनिंग के लिए, एलाइजा या रिया या और भी बहुत तरीके हैं। इसके बारे में मैं डिटेल पे नहीं जा रही हूँ, आप कहीं भी आप सर्च करके इसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना अगर आपको लगता है कि ये। फिर इनकी स्क्रीनिंग के बाद दो तरीके से अपन एंटीबॉडी प्राप्त कर सकते हैं, या तो इन विवो, इट मीन्स डायरेक्ट उन सेल्स को अपन माइस में इंजेक्ट करा दें, और सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि अपन उनको इन विट्रो ग्रो कराएं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है जो अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे मैंने HPGRT के लिए इसको आप करेक्ट कर लेना, HGPRT है। आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इनका रोल क्या वो पता होना चाहिए। So head medium blocks de novo pathway while HGPRT plays a central role in the generation of purine nucleotide through the purine salvage pathway। ये बायोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक है, अगर और आपको डिटेल में जाना तो आप वहाँ देख सकते हैं। फिर ये कुछ मैंने एप्लीकेशंस लिखे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस में, इम्यूनो प्यूरिफिकेशन और थेरेपी। ये आई थिंक यहाँ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड इन लास्ट कंक्लूजन,